हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सिक्स की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आखेट का क्या मतलब होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, और खाद्य संग्रह का मतलब होता है भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, और भोजन इकट्ठा करने से भोजन उत्पादन तक, मतलब पहले लोग भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक है, फिर वो उत्पादन तक के प्रोसेस पे कैसे पहुँचे, ये हमको देखना है। अब देखिए, आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो इसमें देखते हैं, हम उन लोग के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो जो इस अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आखेटक का क्या मतलब होता है? जो लोग शिकार करते थे। ठीक है, और खाद्य संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करना। वो पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड थे अपने भोजन के लिए। उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि कैसे पौधे उगाते हैं या फिर मतलब कैसे खेती करते हैं, उन्हें तब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। वो शिकार करते थे और आसपास के नेचर पे पूरी तरह से डिपेंड थे अपने भोजन के लिए, इसलिए उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, आगे वही चीज़ बता रहा है कि भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे, ये लोग एक जगह पे नहीं रहते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। ठीक है, उसमें पहला कारण ये था कि अगर ये ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रह जाते तो जो आसपास के पौधे फल और जानवर हैं उनको खाकर समाप्त कर देते, इसलिए इनको भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जैसे मैंने आपसे कहा, ये टोटली नेचर पे डिपेंड थे अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रुकते तो आसपास के जो पेड़ जो मतलब फल वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाते और जानवर को मार के खा जाते, तो इनको अपने भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। और दूसरा रीज़न यह था कि जो जैसे ये जानवरों को मार के खाते थे और जानवर भी अपना चारा ढूंढते थे, तो जानवर को अपना चारा जहाँ मिलता था जानवर उस तरफ जाते थे, तो उन जानवरों के पीछे पीछे आखेटक खाद्य संग्राहक लोग जाते थे क्योंकि उनको उनका शिकार करना होता था। ठीक है, तो जानवरों के पीछे पीछे जाया करते थे। यह था कि पेड़ों और पौधों में जो फल फूल लगने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है, जो सीज़न होता है वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप के फल मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। और चौथा रीज़न पानी का है। ठीक है, जैसे कि कुछ जो झील झरने और नदियाँ थी उसमें पूरे टाइम पानी रहता था, कभी नहीं सूखता था, लेकिन कुछ झीलों में बारिश के बाद ही पानी उपलब्ध रहता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे जो लोग बसे होते थे उनको सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा। अब देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक लोग करते थे। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका यूज़ ये लोग करते थे और वो चीज़ें नष्ट नहीं हुई हैं, तो वो चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, और इसमें से जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। लेकिन जानते हैं, हमको उनके बारे में उतनी चीज़ें पता चलती हैं जितना जानने के स्रोत हमारे पास हैं। उनकी उनकी पूरी दिनचर्या पूरी ज़िंदगी के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन जिस चीज़ के प्रूफ हमको मिले हैं
वही चीज़ हमको पता चल पाती है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ये चित्र देखिए, पत्थर के औजार हैं, जानवरों की खाल से बने वस्त्र हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये देखिए, मानचित्र देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान, ये देखिए एक भीमबेटका की गुफा है जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर उसके बाद से हुंगसी है, फिर कुरनूल की गुफाएं हैं। ये कुछ ही स्थान इसमें दिए गए हैं जहाँ पे उनके रहने के प्रमाण मिले हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। इन लोग के लिए सबसे ज़रूरी तो खाना था। ठीक है, और उन खाने को इकट्ठा करने के लिए, भोजन को संग्रह करने के लिए इन्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी वो चीज़ भी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो पत्थर के उपकरण इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके। और देखिए भीमबेटका, हमने कहा ना आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ठीक है, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ये एक शैल चित्रकला के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जो भीमबेटका है जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा में कभी आप घूमने गए, आपने उसके बारे में पढ़ा, तो जो वहाँ के शैल चित्र, मतलब दीवार पे एक पूरा ऐसे सजीव चित्रण किया गया है जानवरों का और हर चीज़ का। तो बहुत मतलब वहाँ पे चित्र बहुत अच्छे मिलते हैं भीमबेटका की गुफा में, बड़ा सजीव चित्रण है। अब देखिए पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब पुरास्थल उन स्थान को कहते हैं जहाँ से, सिंपल सी बात है, जहाँ पे पुरानी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग यूज़ करते थे, क्योंकि वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे इसलिए उन्होंने यूज़ किया, फिर हो सकता है छोड़ के चले गए हों। तो वो जैसे उसमें से कुछ औजार पत्थर के थे, ये सब मतलब आज भी हैं जो मिल गए हैं अवशेष के रूप में। उन्हें स्थानों को, और जहाँ से पाए गए उन्हें स्थान को पुरास्थल कहेंगे। अब मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं।
इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आपको कुरनूल की गुफा दिखा देती हूँ, साउथ साइड में है, ठीक है। ये देखिए, ये कुरनूल की गुफा है, ठीक है। यहाँ पे ये कुरनूल की गुफा है और यहीं पर आग के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन लोग को आग की नॉलेज थी, ठीक है। ये लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते रहे होंगे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम किस काल के बारे में पढ़ रहे हैं? हम आरंभिक काल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो जो ये काल हम पढ़ रहे हैं उनको ये पुरापाषाण काल कहते हैं। और पुरापाषाण काल को अगर हम देखें, इसका विच्छेद करें, तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा ना कि इन लोग के लिए पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, पत्थरों की बड़ी उपयोगिता थी इनके जीवन में, तो ये उसके इम्पोर्टेंस को दिखाता है, ठीक है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, और जो ये पुरापाषाण काल है ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और जो पुरापाषाण है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला आरंभिक, दूसरा मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। और जो मानव इतिहास के लगभग 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। अब एक काल ऐसा था जिसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले। अब पर्यावरणीय बदलाव देखने को कैसे मिले? गर्मी बढ़ गई, ठीक है। गर्मी अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। गर्मी बढ़ गई, तो जब गर्मी बढ़ गई, जब पृथ्वी गर्म हुई तो फिर क्या हुआ? घास के मैदान उगाए। घास के मैदान जब उगाए तो फिर उसमें रहने वाले बारहसिंघा, हिरण, जो मतलब घास खाकर जी सकते थे, ठीक है, वो भी रहने लगे। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। तो मध्यपाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक, तो आरंभिक में हमने देखा कि पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ठीक है। और मध्य जिसे हम मेसोलिथ कहते हैं, उसमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, और इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण, और तीसरा है लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण में क्या था कि इस काल के जो औजार थे वो बहुत छोटे होते थे, और प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, तो हम आपको बताते हैं। जैसे नवपाषाण युग शुरू हुआ और ये कब से? 10,000 साल पहले से होती है, तो इसे नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण में क्या हुआ कि जो औजार थे, औजारों के नए रूप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नए रूप का क्या मतलब है? उन पे बाकायदा पॉलिश वगैरह लगी होती थी ताकि जंग वंग ना लगे। तो हमें औजारों का बदला हुआ स्वरूप, मतलब कह सकते हैं, और मॉडर्न औजार हमको देखने को मिलते हैं नवपाषाण में। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों को के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। बदलती जलवायु।
लगभग 12,000 साल पहले। तो 12,000 साल पहले मतलब ये मध्य पाषाण युग की बात हो रही है। मेसोलिथ कहा गया था इसे, ठीक है, इसे मेसोलिथ कहा गया था, मध्य पाषाण युग। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और मेसोलिथ में ही हमने देखा था कि पर्यावरणीय बदलाव हमें देखने को मिले और गर्मी बढ़ने लगी। और जब गर्मी बढ़ने लगी तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जैसे जब गर्मी बढ़ी तो घास के मैदान उगने लगे, ठीक है। और इसकी वजह से हुआ क्या कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे इन सब जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, ठीक है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब देखिए ऐसे ही पशुपालन की शुरुआत हुई होगी, ठीक है। जैसे लोग जानवरों के पीछे गए होंगे, उनके खाने पीने और उनके प्रजनन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे होंगे। फिर जिन जानवरों का वो चयन कर सकते थे, ठीक है, जो उनके लिए मतलब अच्छे साबित हो सकते थे, लाभकारी साबित हो सकते थे, उनका उन्होंने चयन किया होगा और वो धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। अब आगे देखते खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कीवर्ड है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मतलब अभी जो आरंभिक मानव थे उनको अनाज उगाने का ज्ञान नहीं था, वो कृषक नहीं बने थे। लेकिन क्या हुआ था कि जो गेहूं, जौ और धान जैसी फसलें हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। और फिर इसके बाद क्या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और इसके बाद जब वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे तो लोगों ने उनको इकट्ठा करना शुरू किया होगा, बटोरना शुरू किया होगा। और इसके साथ ही वो ये सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं और कैसे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। अब देखिए ये धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ इनका स्थायी निवास मानव का प्रारंभ होगा। कैसे, देखिए जैसे कि उन्होंने जब फसलों को उगाना शुरू किया, उन्होंने सीखा कि हाँ मतलब इनकी देखभाल कैसे होती है, कब ये इनका पकने का टाइम कब होता है, ठीक है। तो उन्होंने जब खुद से अनाज उगाना शुरू किया तो उनको एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ा होगा क्योंकि फसल पकने में टाइम लगती है ना। तो धीरे धीरे वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे। अब देखिए इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और देखिए इसमें लोगों के चयन की प्रक्रिया थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ जानवरों को उन्होंने अपने घर के आसपास चारा रखकर आकर्षित किया और उनको पालतू बनाया होगा। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और जो ऐसे जानवर होते थे वो अक्सर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। और लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह वो धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। अब बसने की प्रक्रिया किसे कहा गया। अब देखिए लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर
अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। तो ये इनके चयन, जो बसने की प्रक्रिया थी मतलब इनके चयन की प्रक्रिया थी, ठीक है। और चयन जैसे कैसे, जो ये पौधे उगाते थे या जो जानवर पालते थे वो जंगली पौधों या जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अहिंसक का क्या मतलब होता है? हिंसा नहीं करते थे, जैसा कि मारते वारते नहीं थे, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए जो पौधे होते थे वो जंगली जानवरों तथा जंगली पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। अभी देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, अब इसमें से देखना है कौन से जंगली सुअर का, कौन से पालतू सुअर का। तो बहुत सिंपल सा है, जो बड़े बड़े दांत हैं वो जंगली सुअर का है, जो छोटे छोटे हैं ये पालतू सुअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आता है। तो जैसे कि आज जो हम भोजन करते हैं वो एक प्रकार के चयन की प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब, और यह जो प्रक्रिया है वो बसने की प्रक्रिया की वजह से है। तो जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल थी उसमें गेहूं तथा जौ आते हैं, और उसी तरह जो सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर थे उसमें कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। देखते एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे, ठीक है। तो कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण का अगर हम सिंपल सा मतलब समझ ले तो इकट्ठा करके रखना, ठीक है। देखिए अब बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर क्या होते हैं? चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। देखिए जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है, और अगर जानवरों की देखभाल की जाती है तो उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, और दूध हम जानते हैं भोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जो पशुपालन है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका होता है।
आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, अभी हमको फिर मैप देखना पड़ेगा। क्या तुम्हें कुछ नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब पश्चिम प्लस उत्तर, और आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, मैप को देखते हैं। ये देखिए, जो नीले वर्ग वाले स्थान जहाँ पे शुरुआती कृषक के होने के संकेत मिले हैं, ये देखिए, पहला बुरज़ोम जो आधुनिक कश्मीर में है। ठीक है, फिर अगर हम इधर उत्तर पश्चिम में आएंगे तो ये मेहरगढ़ है। ठीक है, पूर्वी में दाऊजली हेंजिंग है, फिर इधर चिरांद है। ठीक है, इधर ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है। तो ये सब ऐसे स्थान है जहाँ पे शुरुआती कृषक होने के संकेत हमको मिलते हैं। और जो उसमें सबसे सबसे जो सही अवशेष हमको मिले हैं वो दानों के जले हुए भाग हैं। तो या तो गलती से जल गए होंगे या उनको जानबूझकर जलाया गया होगा। और जब दाने जल जाते हैं, जब कभी आप अनाज के दाने को जला हुआ देखे होंगे तो बहुत कठोर हो जाते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुरज़ोम कहाँ है? जो आज का कश्मीर है वहाँ पे है। अभी हमने आपको दिखाया ना, वहाँ पे शुरुआती कृषक होने के भी प्रमाण मिले हैं। अब बुरज़ोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये हम स्थायी जीवन की ओर की बात कर रहे हैं, मतलब ये लोग स्थायी निवास की ओर या स्थायी जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे। तो हमको क्या है, कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियाँ मिले हैं और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुरज़ोम में। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, तो उसे गर्तवास कहते थे, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। ये बात हमने आपको पहले बता दी है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये कुछ नवपाषाण युग के कुछ उपकरण यहाँ पे दिए हुए हैं, उनमें से कुछ हड्डियों से भी बनाए गए थे, और ये क्या थे, पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न थे।
देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ठीक है, तो नवपाषाण युग में क्या मिले हैं, जो नवपाषाण युग के पुरास्थल है उनमें से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब इन पर सजावट की होती थी, इनको डेकोरेट किया होता था। और जो बर्तनों का यूज़ होता था वो चीज़ों को रखने के लिए होता था, लेकिन धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग जो है वो लोग खाना बनाने के लिए करने लगे। अब जो चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज थे, आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो कितने सारे चेंजेस हुए। मिट्टी के बर्तन मिले थे, उन पर सजावट होती थी और गेहूं और चावल, दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। लोग कपड़े बुनने लगे थे और कपास जैसे आवश्यक पौधों को भी उगाना उन्होंने सीख लिया था। अब क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते हैं, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो जो ये परिवर्तन हुए थे वो सारी जगहों पर एक ही समय नहीं आ गए थे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ किधर पड़ेगा? ये राम जाले वाले, ये जो उत्तर पश्चिम साइड है उधर ही पड़ेगा। और ये जो है बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह जगह है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा शुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, ये कंकाल तंत्र बच्चा है, उसके साथ बकरी भी है। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ की एक कब्र है। एक नवपाषाणी पुरास्थल एटलस में तुर्की को ढूंढो। ठीक है, अगर आप लोग एटलस का यूज़ करते होंगे तो उसमें तुर्की आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरास्थलों में एक चलात योग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकमक पत्थर। तो तुर्की कहाँ पे है? तुर्की का एक इस्तांबुल वाला पार्ट जो है वो यूरोप में है और बाकी का तुर्की एशिया में है। और जो सीरिया है, सीरिया उसके आसपास ही पड़ेगा ना। ये अफ्रीका के सबसे ईस्ट साइड का पार्ट है। सीरिया एक देश है। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान को खुद या जानवरों की पीठ पर लादते थे। ठीक है, और सॉरी हमने आपको यह बताया सीरिया एक्चुअल में एशिया में पड़ता है और ये जैसे कि एशिया में पड़ता है। ठीक है, ये अफ्रीका का पार्ट नहीं है।
चलिए ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा।